योगी आदित्यनाथ ने अर्नब गोस्वामी को इंटरव्यू दिया है, और वो इंटरव्यू मुझे जाना लगता है इस पूरे चुनाव में एक मील का पत्थर होगा। अर्नब लंबे दिनों बाद अपने चैनल पर कैमरे के सामने आए। बहुत लोग कह रहे थे अर्नब कहाँ चले गए, बिक गए, तेवर खत्म हो गया। आज जब मैंने अर्नब गोस्वामी को देखा तो अर्नब गोस्वामी मुझे पुराने अर्नब लगे। उनके चेहरे पर चमक वापस है। देखिए, जिस तरह से उन्हें परेशान किया गया, जिस तरह से उनको टॉर्चर किया गया, वो कई आदमी इस तरह से परेशान कोई इसे झेल नहीं पाता। आज अर्नब के चेहरे पर पूरा वो पुराना वाला तेवर दिखाई दे रहा था, और चेहरे पर वो पुरानी वाली ताजगी चीजें दिख रही थी। आज जब वो योगी से इंटरव्यू ले रहे थे तो हर चीज, एक पत्रकार, उन्होंने पत्रकारिता के उस पैमाने को बदल दिया है। जब लगातार लिबरल गैंग एंटी नेशनल एजेंडा चलाता था, उसका जय जयकार होता था। लेकिन एक संपादक जब जय श्री राम कह रहा है तो लोग सवाल उठा रहे हैं। अर्नब ने जय श्री राम से शुरू किया और खत्म वहीं से किया। आज अर्नब ने योगी के साथ इंटरव्यू में एक एक चीज पूछे तो इस चीज को समझना पड़ेगा। योगी ने कहा कि 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति हमने गुंडों से छीन कर सरकार को दी। अब समझिए, गुंडों के पास जो 2000 करोड़ की संपत्ति थी वो सरकार के खजाने में आया। 64,000 हेक्टेयर भूमि गुंडों माफियाओं से छीन करके सरकार अपने पास। और ये लोग जो कहते हैं सरकार ले रही है पेट्रोल का पैसा, अरे सरकार ले रही है तो माफियाओं के पास तो नहीं है, सरकार के पास है। और सरकार के उसी पैसे से जितनी योजनाएं हैं वो चलती हैं। अब उन्होंने कहा कि ये 5 साल से जो छुपे हुए लोग, जो लोग छुपे हुए थे, वो चूंकि इलेक्शन कमीशन के कंट्रोल में भी राज्य है, इसलिए सब बिलबिला के आ रहे हैं, निकल रहे हैं। और इन सब की बिलबिलाहट हमें शांत करनी है, इसीलिए हमें प्रचंड बहुमत चाहिए। योगी ने आज खुल करके प्रचंड बहुमत मांगा और कहा कि 1947 के बाद इस देश में चाहिए था, इस देश की सांस्कृतिक विरासत को का पुनरुत्थान उत्थान होना चाहिए था। क्योंकि मुगल काल में जो बर्बाद किया गया पूरे उत्तर भारत को, आप देखिए दक्षिण भारत के राज्यों में हिंदू सनातनी संस्कृति समृद्ध है, वहां के मंदिरों को देखिए वो एकदम से उसी कंडीशन में। लेकिन पूरे उत्तर भारत में आपको मुगल काल के मंदिर नहीं मिलेंगे। पूरे उत्तर भारत में आपको मुगल काल के मंदिर नहीं मिलेंगे। लेकिन आप दक्षिण भारत में देखिए कि मुगल काल से पहले के कितने मंदिर हैं, और उत्तर भारत में आपको दिखाई नहीं देंगे। ये अपने आप में एक स्पष्ट है कि कैसे मुगलों के राज में हिंदुओं के साथ कैसा अत्याचार हुआ, लेकिन इतिहास से इसे छुपाया गया। आज योगी ने याद दिलाया कि सोमनाथ का जब सरदार पटेल पुनरुद्धार कर रहे थे तो कैसे नेहरू ने इसका विरोध किया था। दरअसल ये देश हिंदू मुसलमान के आधार पर बटा, और जितना कट्टर इस्लामिक पाकिस्तान होता चला गया, उतना ही कट्टर तुष्टीकरण के नाम में सनातनी परंपरा को नष्ट करने वाला भारत हो गया। फर्क कुछ नहीं हुआ, हिंदुओं को कुछ नहीं मिला। पाकिस्तान को उधर भी एक इस्लामिक कंट्री मिल गया, हिंदुओं को वहां से भगाया गया, प्रताड़ित किया, धर्मांतरित किया गया, और ये जो हिंदुओं के नाम पर राष्ट्र बना उसमें तुष्टीकरण का जहर चला है। विकास नहीं, सुरक्षा नहीं, तुष्टीकरण। और ये देश लगातार तुष्टीकरण करता रहा। इसीलिए उन्होंने कहा कि आज की 1914 से पहले जो जातिवाद था, वो 14 के बाद जातिवाद देशव्यापी उसका श्राद्ध हो गया, और 2017 के बाद तो उसे उसका पिंडदान भी हमने कर दिया है। तो ये भरोसा उन्हें होता है कि चीजें खत्म हो गई। और यूक्रेन का भी उन्होंने जिक्र किया कि क्यों ये भारत की ताकत बढ़ती ताकत है कि यूक्रेन जैसा एक समृद्ध देश भी भारत से उम्मीद लगाए बैठे। आज पूरी चीजों को लेकर के एक चुनौती के रूप में उन्होंने सबको सामने रखा कि कैसे वो इन राक्षसों की जड़ों में मट्ठा डाल रहे हैं। जो बात सतीश जी ने कल कहा आवारा पशु को लेकर के, आज योगी ने यही बात कह दी। योगी ने साफ कहा कि अवैध बूचर खाने हमने बंद कर दिए, ये आवारा पशु का मुद्दा इसीलिए उठा रहे हैं। आज सतीश जी ने जो कल कहा उसका जवाब योगी ने आज बेहतर तरीके से दे दिया कि जो हमने अवैध बूचर खाने बंद कर दिए, ये माफिया अपराधी चुनाव के बहाने उसे खोलने की योजना में है, इसीलिए ये मुद्दे उठा रहे हैं। लव जिहाद से लेकर तमाम चीजों पर हमने मट्ठा डाल दिया, इनकी बेचैनी इसी बात को लेकर के। इसीलिए उन्होंने कहा कि 14 साल में 3 चीफ मिनिस्टर बने उत्तर प्रदेश में। इन 3 चीफ मिनिस्टर में तीनों में से कोई भी अयोध्या नहीं आया, और आजादी से लेकर अब तक सभी चीफ मिनिस्टर मिलाकर जितनी बार अयोध्या आए, मैं अकेले आया। और ये कहा ये सिर्फ इसलिए नहीं कि अयोध्या के प्रति मेरी आस्था है, इस धर्म नगरी के उत्थान के लिए, पुनरुत्थान के लिए।
कि कैसे इसको बर्बाद किया गया, काशी को, विश्वनाथ को, अयोध्या को। और ये एक मैसेज देते हुए कहा कि क्यों ऐसा हो रहा है, और तब ये समझाने की बेहतरीन तरीके से एक मंच के माध्यम से उन्होंने कहा कि कैसे अहमदाबाद में जो 38 आतंकी जिसको फांसी की सजा हुई, उसमें 7 सिर्फ उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से हैं, और उसमें से ज्यादातर के रिलेशन सपा से हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी इस पर चुप्पी लगाई हुई है। वो सांड सांड की बातें तो कर रही है, लेकिन इस पर चुप्पी लगाई हुई है। योगी ने इस पूरी प्रक्रिया को खोल करके कहा कि 80-20 तो होगा ही। उन्होंने फिर समझाया कि 20-80 पहले होता था, अब 80-20 होगा। मतलब 20% लोग जो हैं वो 80% पर शासन करना चाहते थे, अब 80% होगा। फिर उसने 80% को बताया कि विकास। और कमाल की बात यह है कि इससे आपत्ति कैसे हो सकती है, दंगाइयों और माफियाओं का नहीं चलेगा। उन्होंने साफ कहा विकास सबका होगा, सम्मान और सुरक्षा सबको होगी, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं होगा। तो क्या सिस्टम तुष्टीकरण के नाम पर चलना चाहिए? योगी ने फिर एक अवसर पर आपको ये खोल करके बताया है कि जाति और इस खेल में जब आप फंसते हैं तो क्या होता है। अब इस षड्यंत्र को समझिए कि बाटला हाउस के एक आतंकी के लिए राहुल गांधी की मम्मी अपने सल्लू मियां के कंधे पर सिर रखकर रोती है, और वो सलमान खुर्शीद अफगानी अहमदाबाद वाले मामले में आतंकियों का वकील होता है, और उस बाटला हाउस मामले में सजा होती है उसको फांसी, उसे ही अहमदाबाद मामले में सजा होती है। लेकिन ये सब चुप है। और प्रियंका वाड्रा कहती है ये आतंकवाद क्या है, ये बकवास मुद्दा है। इसकी व्याख्या हमने उस दिन भी की थी कि जिस प्रियंका की दादी आतंक की भेंट चढ़ी, उसका बाप आतंक का भेंट चढ़ा, वो कह रही है कि ये क्या होता है, बकवास है। तब सवाल उठता है कि क्या राजीव गांधी और इंदिरा गांधी को मारने में भी ये बकवास का चीज था? इन्हें प्रियंकाओं को ये समझना चाहिए कि राजीव और इंदिरा सिर्फ इनके बाप और इनकी दादी नहीं, भारत के प्रधानमंत्री थे। और उनकी हत्या इसलिए नहीं की गई कि वो प्रियंका वाड्रा के पिताजी या उनके दादी थी। हत्या इसलिए की गई क्योंकि इंदिरा गांधी ने उस समय में खालिस्तान के खिलाफ एक बड़ा स्टैंड लिया था, और उनके पिता ने लिट्टे के खिलाफ, इसीलिए शहादत हुई थी, इसीलिए मारे गए थे। आतंकवाद की भेंट चढ़े थे दोनों। लेकिन निर्लज्जता पूर्वक उनकी पोती, उनकी बेटी कह रही है कि क्या बकवास है ये, आतंकवाद क्या बकवास है। और इसीलिए कहा कि इस पर चुप्पी। आज लखीमपुर खीरी वाले मामले में भी आज उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि परिणाम आने दीजिए, लखीमपुर खीरी ही देश को बताएगा कि कैसे गुमराह किया गया, इस किसान आंदोलन के रूप में षड्यंत्र किया गया। तब आपको समझ में आएगा कि हिजाब पर जो हंगामा है उसके मायने क्या है। कैसे किसान आंदोलन एक स्क्रिप्ट तैयार की गई, और लखीमपुर खीरी का रिजल्ट बताएगा कि कैसे ये षड्यंत्र हुआ, और कुछ लोगों ने मिलकर के प्लानिंग की। किसान आंदोलन यदि ये सच है तो टिकैत चुनाव लड़ता, फिर देख लेता कि क्या होता है। इस पूरी प्रक्रिया में आज योगी के इंटरव्यू ने कई सारे पेज को खोल करके रख दिया, उन साजिशों का पूरी हवा निकाल करके रख दी। देश भर में हिजाब पर जो हंगामा चल रहा है, योगी आदित्यनाथ ने उस पर भी जवाब दिया और कहा कि हिजाब, इसलिए हिजाब पर हंगामा हुआ। कर्नाटक में हिजाब पर हंगामा पश्चिमी उत्तर प्रदेश को ध्यान में रख करके किया गया, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हिजाब कल्चर ज्यादा है। योगी ने साफ कहा कि कैसे, चूंकि मोदी जी के फैसलों से, ट्रिपल तलाक के पर रोक लगाने के संसद के फैसले से मुस्लिम वर्ग सरकार से प्रसन्नचित थी और 2019 में वोटिंग किया। ये एक इज्जत घर जो शौचालय है, उसका सबसे ज्यादा फायदा मुस्लिम महिलाओं को मिला। उन्हें लगता है कि उन्हें शौच के लिए बाहर नहीं जाना पड़ता। ये तमाम सुविधाएं उन्हें मिली। सबसे ज्यादा जो सरकारी घर मिला वो इसी वर्ग को मिला। महिलाओं को समझ में आता है कि मोदी युग में उन्हें क्या मिला। इसीलिए 2019 की तरह मुस्लिम महिला वोटिंग ना कर दे, इसीलिए हिजाब का खेल खेला गया। और 2000 किलोमीटर दूर दिल्ली से, यूपी से कर्नाटक में खेल खेला गया। ये खेल सामान्य नहीं है। ये खेल इसलिए सामान्य नहीं है कि जिस स्कूल के मामले को लेकर उठाएगा, इसीलिए योगी ने क्लियर किया कि कोई बाजार में जाता है कुछ भी पहने, अपने घर में कुछ भी पहने, सड़क पे वो कुछ भी पहने, लेकिन ये स्कूल में या संस्थानों में जो उसका ड्रेस कोड है उसे मानना पड़ेगा।
ये साफ संदेश अदालत के फैसले से पहले योगी के इस बयान के मायने हैं। तब समझ में आएगा कि आखिर हिजाब पर हंगामा क्यों किया गया, और यदि हिजाब पर हंगामा ही है तो सिर्फ हिजाब ही क्यों। एक बयान शिक्षण संस्थानों में हमारा मजहबी ड्रेस पहनकर आएंगे। मैं कहना चाहता हूं उन लोगों से कि मजहबी ड्रेस सिर्फ शबनम, रुखसाना, अफसाना ही क्यों पहने। सलीम क्यों पहनकर नहीं आएगा अपना मजहबी ड्रेस? वो भी तो पहनता है ना टखने से ऊंचे तक का पजामा, लंबा सा कुर्ता, बड़े भाई का अब्बू जान का कुर्ता पहनता, वो क्यों नहीं आता पहन करके? माथे पर छेद वाली टोपी लगा करके वो अब्दुल क्यों नहीं आना चाहता? नहीं आएंगे क्योंकि फिर हिंदू लड़कियां इनको देखेगी भी नहीं। अभी तो नाम बदल के आते हैं, सलमान सुरेश बन जाता है, रहमान रमेश बन जाता है, और फिर हमारी लड़कियों के साथ करते हैं लव जिहाद। यही षड्यंत्र है मेरे भाई और बहनों। यह मतांध लोग हमारे देश को तोड़ना चाहते हैं। मैं इन सभी को कहता हूं कि भारत अब झुकेगा नहीं, झुकेगा नहीं भारत कभी भी। अब नया भारत है, ये जवाब देगा और बहुत बेहतरीन जवाब देगा। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंदू राष्ट्र। अब देखिए, इस युवक ने बड़ा शानदार, मुझे लगता है इतना क्लियर किसी ने नहीं बताया कि यदि तुम्हें जिद है कि हिजाब ही, तो फिर इस्लामिक पहचान के मुताबिक तो वो टखने तक के पायजामे और टखने तक के कुर्ते पहन करके आना चाहिए, जो बड़ा भाई का कुर्ता और छोटे भाई का पैजामा जिसे कहा जाता है। लेकिन बहुत बेहतरीन बात कही है। मेरे चैनल में एक ड्राइवर हुआ करता था, पीछे मैंने कहानी बताई। वो हुसैन नाम था उसका, लेकिन वो सोनू बन के रहता था, बाइक लेकर के। और दिल्ली की जो झुग्गियां हैं उसमें उसने कई गर्लफ्रेंड पाले हुए थे। और वो जब कभी भी हम ऐसे शूट पे होते थे, उसे फोन करते, उसका फोन हमेशा बिजी रहता था। और मुझे वो सुनाता था कि मैं किस तरह से 8-10 गर्लफ्रेंड है मेरे मेरे पास 5 मोटरसाइकिल है, भाई का मोटरसाइकिल लेकर के जाता हूं। ये लव जिहाद का खेल उस समय चल रहा होता था। आज इस युवक ने बेहतरीन तरीके से बताया कि स्कूल में सिर्फ शबनम क्यों हिजाब पहन करके जाएगी, अब्दुल क्यों नहीं जाएगा। ये बताता है कि लव जिहाद के मामले इससे इसका लव जिहाद का कैसे जुड़ाव है। ये सिर्फ हंगामा, और तब समझ में आता है कि किस तरह से, कैसे कर्नाटक पुलिस ने ऐसे कुछ लोगों को गिरफ्तार किया जो हिजाब पहन करके पत्थरबाजी करने के लिए कई अब्दुल गए हुए थे। इस देश में अब इसीलिए कॉमन सिविल कोड की जरूरत है, और योगी उसी की बात कर रहे थे। दरअसल संसद में वो कॉमन सिविल कोड ही आना था, और इसीलिए हिजाब पर ही हंगामा का षड्यंत्र किया गया। धीरे धीरे चीजें अब समझ में आ रही है।